हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पोएम रिट्रीट के नोट्स। रिट्रीट पोएम मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो पहले प्लीज़ कोशिश कीजिए पोएम को पढ़ें ताकि आप लोगों को नोट्स अच्छे से क्लियर हो। रिट्रीट पोएम का थीम एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं। रिट्रीट पोएम लिखी है हेनरी वोन ने। इस पोएम के अंदर उन्होंने अपने मन के इस भाव को प्रकट किया है कि वो इस दुनिया में भगवान के द्वारा छोड़े गए हैं, परंतु उनका पहला स्थान जो है वो स्वर्ग में है, जहाँ भगवान ने उन्हें रचा था। और फिर से वो इस दुनिया से वहीं उसी दुनिया की ओर लौट जाना चाहते हैं जहाँ पर से कि वो आए हैं। वो इस दुनिया में जो फूल हैं, पौधे हैं, यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, उनमें भगवान की छवि के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ में हमें ये बताते हैं कि प्रकृति में मनुष्य भगवान के रूप को देख सकता है, परंतु भगवान ने इस धरती पर उसे कुछ अच्छे उद्देश्यों से भेजा है, परंतु मनुष्य इस धरती पर आकर के क्या करता है, अपने शब्दों से दूसरों को घाव देना सीख जाता है। इस तरीके की कुछ चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है। फिर कहते हैं कि दुनिया में व्यक्ति जो अन्य लोग हैं वो सब चाहते हैं कि वो प्रगति करें, आगे बढ़ें, परंतु पोइट क्या चाहता है, पोइट वापस से उसी दुनिया की ओर लौट जाना चाहता है जहाँ से कि भगवान ने उसे इस धरती पर भेजा है। या पहली बार जब वो इस धरती पर आया था, जहाँ से उसी दुनिया में वो फिर से लौट करके चले जाना चाहता है। कुछ इस तरीके का थीम है पोएम रिट्रीट का। तो अब नोट्स पर ध्यान दीजिएगा। द रिट्रीट बाय हेनरी वोन। The poem Retreat is composed by Henry Vaughan. Henry Vaughan ने लिखी है, who was born in 1622. 1622 में इनका जन्म हुआ। एज फार एज स्टाइल इज कंसर्न्ड, जहाँ तक स्टाइल की बात है, ही वॉज अ सिल्यूरिस्ट, वो सिल्यूरिस्ट थे। ही वॉज रॉयलिस्ट, शाही परिवार का पक्ष लेने वाले या शाही राज परिवार के पक्षधर थे। सफर्ड इम्प्रिजनमेंट विद हिज ब्रदर, और अपने भाई के साथ उन्होंने इम्प्रिजनमेंट या जेल भी गए वो। ही रोट अ कलेक्शन साइलेक्स सेंटिलेंस, उन्होंने पोएम्स का एक कलेक्शन लिखा है साइलेक्स सेंटिलेंस। नाम ध्यान रखिएगा, एक नंबर में आता है ये क्वेश्चन। विच ऑल्सो कीप्स रिट्रीट, इसी बुक के अंदर, इसी कलेक्शन के अंदर उनकी पोएम द रिट्रीट भी आई है। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ, उनका बहुत अधिक विश्वास है, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट के सिद्धांतों पर, एंड फॉलोड हिम, वो जॉर्ज हर्बर्ट को फॉलो भी करते हैं। ही कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, वो मेटाफिजिकल पोइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ही वॉज मिस्टिकल ऑल्सो, रहस्यवाद के कवि भी हैं वो, मिस्टिकल रहस्यवाद। दिस पोएम वाज इंक्लूडेड इन पेलग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी, इस पोएम को पेलग्रेव के गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स में भी स्थान मिला। ध्यान रखिएगा ये बात को भी कि पेलग्रेव के गोल्डन ट्रेजरी ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स में इस पोएम को स्थान मिला हुआ है, एक नंबर में आ सकता है। ही वॉज अ डीपली रिलीजियस पोइट, वो धार्मिक कवि थे गहन रूप से। ही इज़ रिग्रेटफुल, उन्हें इस बात का दुख है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट, इस बात का दुख है, दैट कर दीजिएगा बिकॉज की जगह, दैट ही हैज़ लॉस्ट द इनोसेंस, कि उन्होंने खो दी है। बिकॉज की जगह दैट कर लीजिएगा याद रख करके कि उन्होंने खो दी है द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की मासूमियत। वेन ही वॉज लॉस्ट इन कम्युनियन विद गॉड, जबकि वो भगवान से एकीकृत पाते थे खुद को। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, अधिकांश लोग इस धरती पर, लॉन्ग टू प्रोग्रेस, आतुर होते हैं आगे बढ़ने के लिए इन लाइफ, जीवन में। बट ही वॉन्टेड टू गो बैकवर्ड, पर वो क्या चाहते हैं, पीछे की ओर जाना। टू दैट ब्लेसड लाइफ, उस आशीर्वाद प्राप्त जीवन की ओर। ही न्यू, जिसे कि वो जानते थे, बिफोर बर्थ, जन्म के पहले। जन्म के पहले वो कहाँ थे, स्वर्ग में, जहाँ पर कि भगवान ने उनकी रचना की थी। वर्ड्सवर्थ रोट, वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है ऑन ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। ऑलमोस्ट आफ्टर 2 सेंचुरीज, पूरे 200 साल बाद,
पूरे 200 साल बाद वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखी थी, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ये कि कौन सी पोयम रिट्रीट से प्रेरित है, तो वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी रिट्रीट पोयम से ही प्रेरित है और पूरे 200 साल बाद रिट्रीट के लिखी गई थी ये पोयम। दिस पोयम इज इंस्पायर्ड बाय द रिट्रीट। ये पोयम इमोर्टेलिटी ओड जो है वो रिट्रीट से प्रेरित है। फर्स्ट ड्राइडन, पहले ड्राइडन एंड देन डॉक्टर जॉनसन, और उसके बाद डॉक्टर जॉनसन यूज्ड द टर्म मेटाफिजिकल फॉर जॉन डन। इन्होंने जॉन डन के लिए मेटाफिजिकल टर्म का यूज़ किया है, जॉन डन एंड हिज फॉलोवर्स, और उनके अनुयायियों के लिए। डन, काउले, हर्बर्ट वॉन आर मेटाफिजिकल पोइट्स। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर 1 नंबर में पूछा जाए कि मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम बताइए, जनरली आपके कोर्स में जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो आपके कोर्स में 3 मेटाफिजिकल हैं, एक तो हेनरी वॉन है, एक एंड्रू मार्वल है, और तीसरे जॉन डन है। जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल भी कहा जाता है, ये चीज़ भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हु रोट ऑन 2 सब्जेक्ट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं इन्होंने 2 विषयों पर लिखा, लव एंड रिलीजन पर। दिस वर्ड मेटाफिजिकल, जो ये वर्ड है मेटाफिजिकल, इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, वो 2 शब्दों से बना है, मेटा एंड फिजिकल। मेटा मीन्स बियॉन्ड, मेटा का मतलब होता है परे, दूर का। द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इज सम हिडन मीनिंग और बियॉन्ड फिजिकल। तो इस शब्द का कंप्लीट मीनिंग जो है कोई छुपा हुआ अर्थ है या फिर बियॉन्ड फिजिकल या भौतिक से परे को बताया गया है। इट एक्सप्रेसेस समथिंग मोर देन द ऑब्वियस फर्स्ट सेंस। इसमें जो स्पष्ट प्रथम दृष्टया अर्थ दिखता है उसके अंदर छुपे हुए गहरे अर्थ को बताया जाता है। हेनरी वॉन हैज़ रिटन ऑन द रिलीजन ओनली। हेनरी वॉन ने केवल धर्म पर लिखा, बट डन हैज़ रिटन ऑन बोथ लव एंड रिलीजन, पर डन ने लव और रिलीजन दोनों पर लिखा। मेटाफिजिकल पोइट्स ऑलवेज एक्सप्रेस, मेटाफिजिकल पोइट्स हमेशा प्रकट करते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म को, बुद्धिजीविता को। इन द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, जो पोएम थी डेथ बी नॉट प्राउड, उस पोएम के अंदर डन ने शोज द कंसेप्ट ऑफ डेथ्स डेथ, मृत्यु की मृत्यु का कंसेप्ट दिया है। दिस पोएम इज़ फार फ्रॉम बीइंग नेचुरल, ये पोएम नेचुरल से बहुत दूर थी। देयर इज़ अफेक्टेशन, इसमें प्रभावपूर्णता थी। हाइपरबोल था इन मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री में हमेशा अफेक्टेशन और हाइपरबोल होता है। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होती है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके बात करना। पोइट यूज एन अनएक्सपेक्टेड एंड वंडरफुल एक्सप्रेशन, पोइट एक अनएक्सपेक्टेड और वंडरफुल एक्सप्रेशन को यूज़ करता है एज अ पासपोर्ट ऑफ फेम, प्रसिद्धि के पासपोर्ट के तौर पर। मेटाफिजिकल पोइट्स यूज़ करते हैं फारफेचेड इमेजेस, कंसीट्स, दूर दूर के कंसीट्स को। दे टेक रेफरेंसेस फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से रेफरेंसेस लेते हैं। फ्रॉम बोथ ओल्ड एंड न्यू लिटरेचर, ओल्ड और न्यू दोनों लिटरेचर से। देयर आर 2 फैकल्टीज, 2 प्रकार के गुण होते हैं। वन ऑफ फीलिंग, एक तो होती है हमारी फीलिंग्स, द अदर इज ऑफ थिंकिंग, दूसरा होता है थिंकिंग। दीज बोथ आर डिसोसिएटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ वन साइडेड एम्फेसिस, इन दोनों को अलग अलग कर करके प्रस्तुत किया जाता है पोइट्री के अंदर। अगर किसी एक पर जोर देना हो, यानी कि फीलिंग पर जोर देना हो तो केवल फीलिंग की बात की जाएगी, थॉट पर जोर दिया जाना हो तो केवल थिंकिंग की बात की जाएगी। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है दैट आफ्टर 17th सेंचुरी, कि 17वीं सदी के बाद, वी हैव आइदर पोइट्री ऑफ फीलिंग और पोइट्री ऑफ थिंकिंग, कि या तो पोइट्री फीलिंग पर बेस्ड होती है या थिंकिंग पर बेस्ड। इट इज़ नॉन एज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इस चीज़ को संवेदनाओं की डिसोसिएशन, अलगाव के तौर पर बताया गया है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के प्रारंभिक समय में, दीज टू वर कंबाइंड, इन दोनों को कंबाइन किया गया। एज किन दो को, थिंकिंग और फीलिंग को।
एज इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि असंभव होता है। अर्ली पार्ट का क्या मतलब है, 17th सेंचुरी के पहले के पोइट, यानी कि वो डन और उनके फॉलोवर्स। एज इट वॉज इम्पॉसिबल से देखिए वापस, एज इट वॉज इम्पॉसिबल टू फील विदाउट थिंकिंग, जैसा कि असंभव होता है फील विदाउट थिंकिंग, बिना सोच के महसूस करना, एंड थिंक विदाउट फीलिंग, और बिना फीलिंग के सोचना। दिस वाज गिवन द नेम यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, और इसी चीज़ को यूनिफाइड सेंसिबिलिटी कहा गया है। यानी कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स की क्वालिटी होती थी कि वो थॉट और फीलिंग को एक साथ लेकर के चलते थे, और इन कवियों में क्या होता था, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी होती थी। एक नंबर के लिए याद रखिएगा ये चीज़ कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स में यूनिफाइड सेंसिबिलिटी होती है। दिस वाज द रीज़न, यही कारण है दैट दीज पोइट्स वर डिफ़िकल्ट, कि ये कवि मुश्किल होते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने में। फिर पोएम की लाइन से बिफोर आई टॉट से लेकर के सिंफुल साउंड तक, और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस तक। आगे देखिएगा, द अबव लाइन्स, जो ऊपर लाइनें दी गई है पोएम की, आर रिमार्केबल फॉर देयर कंसाइजनेस, अपनी संक्षिप्तता के लिए ये लाइन्स क्या है, उल्लेखनीय है। द लाइन्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएम्स, मेटाफिजिकल पोएम्स की लाइनें आर फुल ऑफ लर्निंग ऑफ द पोइट, कवि के ज्ञान से भरी होती हैं। अ कंप्लीट बुक कैन बी रिटन, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है ऑन द पोएम्स ऑफ डन एंड काउले, डन और काउले की पोएम्स में। मेटाफिजिकल पोइट्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मेटाफिजिकल पोइट्स जो होते हैं समझने में मुश्किल होते हैं। दे शो द एनरिचमेंट ऑफ देयर माइंड्स, अपने मन की समृद्धि को शो करते हैं, दिमाग की समृद्धि यानी कि ज्ञान। दीज पोइट्स आर कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लेक्स, इतने जटिल होते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल होता है इन्हें समझना। दे आर नॉट एप्ट टू अंडरस्टैंड, कि इन्हें समझना इतना आसान नहीं होता। दिस पोइट्स यूज स्कैटर्ड आइडियाज़, ये कभी बिखरे हुए विचारों को यूज़ करते हैं, एंड डोंट इवन ट्राई टू जॉइन देम, और इन विचारों को ज्वाइन तक करने की कोशिश नहीं करते हैं। डोंट इवन ट्राई टू जॉइन देम। रीडर इज लेफ्ट टू डिवाइन पावर, और रीडर को छोड़ दिया जाता है टू अ डिवाइन पावर, देवीय शक्ति के भरोसे, टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, कि वो अर्थ समझ ले। बेन जॉनसन हैड वंस कमेंटेड, बेन जॉनसन ने तो एक बार ये कमेंट तक किया, दैट द नेम एंड फेम ऑफ डन, कि डन का नाम और प्रसिद्धि वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। कॉलरिज ने एक बार कहा है, डन्स पोएम्स आर समटाइम्स ऑब्सक्योर, डन की पोएम तो कभी कभी क्या होती है, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट हो जाती है। वॉन्स पोएम्स आर नॉट ऑब्सक्योर, पर वॉन की कविताएं कभी भी अस्पष्ट नहीं होती। मेटाफिजिकल पोइट्स रोट ऑन टू सब्जेक्ट्स, दो विषयों पर लिखते हैं, मेनली लव एंड रिलीजन, लव और रिलीजन पर। कोर्टली पोइट्स यानी कि शाही कवि, दरबार में लिखने वाले, लाइक केरू, सकलिंग, लवलेस, हर्बर्ट शो, वॉन रोट ऑन द थीम ऑफ रिलीजन, इन सब ने धर्म के विषय पर लिखा। दीज पोएम्स वर फर्स्ट रिटन ऑन द थीम ऑफ लव, इन पोएम्स को सबसे पहले लव के थीम पर लिखा गया था। आगे देखिए, द फिलोसॉफिकल कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का दार्शनिक नज़रिया, वाज इंस्पिरेशन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए प्रेरणा रहा। इट डिस्कसेस द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, इसमें मनुष्य का रोल जीवन रूपी नाटक में डिस्कस किया गया है। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज सिंपल ह्यूमन एक्सपीरियंस, इसका सब्जेक्ट मैटर सिंपल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, हैप्पीनेस खुशी है, एंड सोरो ऑफ लव प्रेम का दुख है, एडवेंचर रोमांच है, एंड बैटल और युद्ध है। द हसल ऑफ द टाउन शहरी जीवन की आपाधापी, मिस्टिसिज्म रहस्यवाद है। डन एंड हिज फॉलोअर्स, डन और उनके अनुयायी आर कंप्लीटली मेटाफिजिकल, पूरी तरह से मेटाफिजिकल हैं। डन वाज अ स्कॉलर, वो एक विद्वान थे। ही हैड नॉलेज ऑफ प्लेटो, उन्हें ज्ञान था प्लेटो का, एरिस्टोटल का, एंड अदर्स और अन्य का। मीडिएवल पोइट्स एंड फिलोसोफर्स का न्यू लर्निंग
नए ज्ञान का ऑफ रेनेसा काल के। रिफ्लेक्टिव इंटरेस्ट इन पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव में विचारशील व्यक्तिगत अनुभव। रिफ्लेक्टिव इंटरेस्ट इन पर्सनल एक्सपीरियंस, एक विचारशीलता भरी रुचि थी उनकी व्यक्तिगत अनुभव में। दिस पोइट्री इज़ फुल ऑफ पैशनेट फीलिंग्स, ये पोइट्री बहुत ही तीव्र भावनाओं से भरी हुई है। विच आर मिक्सड विद द इंटेलेक्ट, जो कि भावनाओं से मिक्सड है। मेटाफिजिकल पोइट्रीज रिफ्लेक्टिव इमेजरी, मेटाफिजिकल पोइट्री जो है रिफ्लेक्टिव इमेजरी रखती है, फुल ऑफ नॉलेज होती है। साइकोलॉजिकल आइडियाज़ और मिक्सचर ऑफ यूनिकनेस, साइकोलॉजिकल आइडियाज़ होते हैं और मिक्सचर होता है इनमें स्पष्टता का, विशिष्टता का एंड स्टाइल का। इन द पोएम रिट्रीट, पोएम जो है रिट्रीट, उसके अंदर द पोइट इज एक्सप्रेसिंग हिज सोरो, पोइट अपने दुख को प्रकट कर रहा है ओवर द एंड ऑफ दिस इनोसेंस, इस इनोसेंस के अंत पर। द लाइफ इन चाइल्डहुड, बचपन की का जो जीवन है, इज़ मच नियर द गॉड, वो भगवान के अधिक करीब होता है। द पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो लोग हैं, वांट टू एडवांस इन लाइफ, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट द पोइट वांट टू गो, पर पोइट जाना चाहता है टू दैट प्लेस, उस जगह वेयर ही वॉज बिफोर बर्थ, जिस जगह पर वो जन्म के पहले था। यहाँ पर मेरे पोएम के नोट्स ख़त्म होते हैं। 157, इन 3 पैराग्राफ में ऑलमोस्ट सारी समरी कवर है। आपका जो सेक्शन बी का 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसे कि आपको 250 शब्दों में लिखना होता है, उसके लिए अगर आप इन 3 पैराग्राफ्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। पोएम के नोट्स का मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू एवरीवन।